ये तो जो पहला हम पूरे लेवल वाले यूनिट में टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी अल्कोहलिक लिवर डिसीज। अब ये इसलिए लिया है मैंने बिकॉज एमपीएमएसयू के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, पूछा भी जाता है बहुत बार। ठीक है, और इसके बारे में एक बेसिक आइडिया हमको आना भी चाहिए। हम मेडिसिन के वार्ड्स में जाते हैं तो बहुत सारे केसेस हमको देखने को मिलते हैं अल्कोहलिक लिवर डिसीज, स्पेशली वो एक्चुअली हेपेटाइटिस वाले फेज में आते हैं, है ना। किसी किसी में हम देखते हैं कि सिरोसिस भी मिलता है। तो क्लिनिकली भी ये इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी वाइज भी एक इंपॉर्टेंट डिसीज है और इसके बारे में पता होना ही चाहिए। ठीक है। एंड लिवर डिसीज का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज जो है, मतलब वन ऑफ द नहीं, जो मोस्ट कॉमन कॉज है लिवर डिसीज का इंडिया में, दैट इज अल्कोहल ओनली। ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया होना बहुत जरूरी है। अब अपन चालू करते हैं कि अच्छा हाँ, हर कोई जो अल्कोहल पी रहा है उसको ये प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जितने लोग अल्कोहल पी रहे हैं सबके अंदर लिवर डिसीज बन जाएगा। हाँ, वेरिएबल वेरिएबल लेवल ऑफ स्टियाटोसिस उनमें देखने को मिलता है। अभी क्या होता है अपन आगे देखेंगे। बट उनके अंदर तुम्हें हेपेटाइटिस ही मिल जाए या सिरोसिस हो जाए, ये थोड़ी सी एक रेयर पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है। और बहुत लोगों में जो स्टियाटोसिस भी डेवलप होता है ना, ये रिवर्सिबल होता है। मतलब अगर उन्होंने बहुत टाइम तक कंज्यूम नहीं किया है तो इट विल गो बैक टू द नॉर्मल अगेन। ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हैवी अमाउंट ऑफ अल्कोहल बहुत लंबे टाइम तक ड्रिंक करते हैं एंड दे विल डेवलप सीवियर लिवर इंजरीज। उसके अंदर स्टियाटोसिस पहले होता है, फिर हेपेटाइटिस होता है, फिर उसके बाद में इवन सिरोसिस कैन डेवलप एंड वेरी लॉन्ग रन कैन इवन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ठीक है। अब जिन लोगों में इसका ज्यादा असर हो रहा है वो किस चीज पे भी डिपेंड कर सकता है, जेंडर पे। अपने को पता है फीमेल्स को ये ज्यादा अफेक्ट करता है। उसमें बहुत सारे रीजन होते हैं कि हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट होता है, जो उस कारण से जो गट डिराइव्ड एंडोटॉक्सिन होते हैं उनकी परमिएबिलिटी ज्यादा रहती है। सब अपन ने पैथो में पढ़ा हुआ है। ठीक है। एथेनिसिटी जो रहती है वो ये रहता है कि अफ्रीकन अमेरिकन में ज्यादा देखने को मिला एज कम्पेयर टू कॉकेशियन अमेरिकन। ठीक है। और जेनेटिक का एवरीबडी नो कि एशियंस में जो रहता है वो ALDH2 का एक टाइप, मतलब एंजाइम का एक वेरिएंट रहता है, जिसके कारण क्या होता है, दे आर अनेबल टू ऑक्सीडाइज। ठीक है। इस कारण से मतलब बेसिकली जो अल्कोहल उन्होंने कंज्यूम करी है उसे प्रॉपर्ली वो प्रोसेस नहीं कर पाते, जिस कारण से उनको अपर बॉडी फ्लशिंग होने लगती है, वॉमिटिंग होती है, नोजिया हो सकता है, लथार्जी होती है। तो बेसिकली उनको अपन ऐसे लेमन भाषा में बोलते हैं कि दे आर नॉट एबल टू हैंडल देयर ड्रिंक्स, राइट। तो एक ये इफेक्ट होता है। तो अपने को समझ में आ गया कि अल्कोहल अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। किस लेवल का किस में करेगा वो डिपेंड कर सकता है जेंडर पे, एथनिसिटी पे, जेनेटिक्स पे। ठीक है। एंड स्पेशली उन लोगों में तो इफेक्ट अपने को देखने को मिलेगा ही जो हैवी अमाउंट ले रहे हैं फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ ईयर्स। ठीक है। दिस इज द बेसिस। ठीक है। अब अपन आ जाते हैं पैथोजेनेसिस में कि उसको पीने से हो क्या रहा है बॉडी में। ठीक है। मैंने अब हाँ, इसको इस डिसीज को बेसिकली चार हेडलाइंस के अंदर ही देखेंगे अपन। उसके जो क्लिनिकल फीचर्स अपन डिस्कस करेंगे, जब पैथोजेनेसिस डिस्कस करेंगे, कि मेन दो चीजें होती है। सबसे पहली बात तो वो होता है स्टियाटोसिस एंड हेपेटाइटिस। ठीक है। पहले स्टियाटोसिस होता है, देन बहुत टाइम तक आप नहीं सुधरे तो फिर हेपेटाइटिस भी हो सकता है, फिर उसके बाद में बहुत क्रॉनिक यूज पे सिरोसिस भी हो सकता है। अब सिरोसिस एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम अलग से पूरा लेंगे। ठीक है। क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे सिरोसिस डेवलप होता है, क्या होता है। एंड उसके बाद में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो आखिरी वाले दो टॉपिक के अंदर हम स्पेशल हेडिंग्स के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम स्टियाटोसिस और हेपेटाइटिस के लेवल पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब पैथोजेनेसिस पे आ जाते हैं। तो स्टियाटोसिस क्यों डेवलप होता है? स्टियाटोसिस मतलब क्या होता है बेसिकली, कि फैट डिपोजिशन है। जब अपन बोलते हैं कि फैट डिपोजिशन इन लिवर सेल्स हमको देखने को मिलता है बेसिकली, तो हम उसको स्टियाटोसिस बोलते हैं। ठीक है। बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ वो क्यों होता है। ठीक है। सबसे पहली बात हमको पता है कि अल्कोहल जो होता है इट इज बेसिकली कन्वर्टेड टू अल्डिहाइड देन एसीटेट। ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। ठीक है। और इधर के लेवल पे जो होता है वो क्या होता है, अल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस। ठीक है। अभी जब भी डिहाइड्रोजनेज एक्ट होता है तो क्या होता है, यहाँ से निकलता है NADH। ठीक है। यहाँ से भी क्या निकलता, इधर वाली प्रोसेस से भी क्या निकलता है, NADH। ये जब NADH निकलता है ना, तो इसके कारण जो सेल होता है उसका रेडॉक्स पोटेंशियल जो रहता है वो अल्टर हो जाता है। रेडॉक्स पोटेंशियल अल्टर होने के कारण क्या होता है कि जो लाइपोजेनेसिस है वो फेवर होता है, प्लस जो लाइपोप्रोटीन्स का या बोलना चाहिए लिपिड का एक तरह से सिक्रीशन है जो लिवर करता है। लिवर ऐसे सिक्रीट थोड़ी करेगा लिपिड्स को, वो लिपोप्रोटीन्स के फॉर्म में बना के उनको छोड़ता है, राइट। तो जो लिवर के द्वारा सिक्रीशन है वो अगर कम हो गया और उसके द्वारा जो जेनेसिस है वो बढ़ गया, इसका मतलब क्या होगा, ओवरऑल लिपिड जो रहेंगे वो हेपेटोसाइट के अंदर एक्यूमुलेट करने लग जाएंगे। ठीक है। तो रेडॉक्स पोटेंशियल अल्टर होने के कारण क्या होता है, लाइपोजेनेसिस जो रहता है वो फेवर होता है। कैसे होता है कि ऑक्सीडेशन जो रहता है, जो ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड्स का, वो कम हो जाता है। प्लस जो सिंथेसाइज करने के लिए एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, फैटी एसिड्स को सिंथेसाइज करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है। प्लस लाइपोप्रोटीन असेंबली जो रहती है एंड सिक्रीशन जो रहता है वो इंपेयर हो जाता है। तो ओवरऑल इससे अपने को समझ में आया कि NADH ज्यादा हुआ, रेडॉक्स पोटेंशियल अल्टर हुआ, जिसके कारण लाइपोजेनेसिस फेवर हुआ। लाइपोजेनेसिस कैसे फेवर हुआ, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कम हो गया, फैटी एसिड सिंथेसिस बढ़ गया क्योंकि उसके जो एंजाइम्स है वो बढ़ गए, और इम्पेयर्ड लाइपोप्रोटीन असेंबली एंड सिक्रीशंस। ठीक है। लाइपोप्रोटीन जो अपन बनाते हैं जो लिवर से बाहर निकालने के लिए होते हैं लिपिड्स को, वो वाली जो प्रोसेस है वो सिक्रीशन की और असेंबली वगैरह की, वो सब इम्पेयर हो गई। ठीक है। और दूसरा होता है एक हेपेटोसाइट इंजरी कैसे होती है। तो इससे अपने को समझ में आया कि फैट कैसे एक्यूमुलेट होता है। अब इंजरी क्यों होती है, तो इंजरी को याद करने के लिए, समझने के लिए एक चीज याद रखना कि एक जो होता है ना, एक विलन जो होता है वो अल्डिहाइड खुद होता है। अल्डिहाइड सबसे बड़ा विलन है एक्चुअली इंजरी कराने में। और एक जो होता है वो अल्कोहल होता है। जब अल्कोहल बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता है ना, तो उसके कारण से भी
प्रॉब्लम होती है। वो कैसे करता है मैं बताता हूँ। जैसे अल्डिहाइड जो होता है ना, अल्डिहाइड क्या करवाता है, लिपिड पर ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब पहली चीज क्या है, तुम्हारी लिपिड बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। अब अल्डिहाइड भी एक्यूमुलेट होना चालू हो रहा है, तो वो क्या करता है, लिपिड पर ऑक्सीडेशन करवाता है, एंड जो प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ में एडिड फॉर्म कर लेता है। प्रोटीन जैसे साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स होते हैं, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं, उन सबके साथ उनका पेरोक्सीडेशन कराएगा, तो ओवरऑल जो मेम्ब्रेन डैमेज होता है ना, ठीक है, सेल का मेम्ब्रेन डैमेज, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज, ये सब मेम्ब्रेन्स को डैमेज करेगा, साइटोस्केलेटन को डैमेज करेगा, ठीक है। और हो सकता है जब ये एडल्ट्स वगैरह बनाता है, जब ऑक्सीडाइज करता है, जब प्रॉब्लम्स की ऐसे नए नए मॉलिक्यूल्स क्रिएट करता है, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कैन आल्सो एक्ट एज अ न्यू एंटीजन। न्यू एंटीजन मतलब कि न्यू एंटीजन की तरह काम कर सकता है, एंड ऑब्वियसली अगर एंटीजन प्रोड्यूस हो रहा है देन बॉडी भी उसको अटैक करेगी। तो ओवरऑल एल्डिहाइड के कारण क्या हुआ, सेल्स जो होंगे वो डैमेज होंगे, ठीक है। अगर कोई एक सिंगल वर्ड अगर तुमको रिमेंबर करने का बोले कि एल्डिहाइड से क्या होता है, तो याद रखना कि मेम्ब्रेन डैमेज होता है। मेम्ब्रेन डैमेज कैसे होता है ये बता दिया। अब एक होता है अल्कोहल। अल्कोहल के कारण क्या होता है, अल्कोहल को जो मैंने बताया मेटाबोलाइज करने का पाथवे जो मैंने बताया था, एक वो होता है, और एक और होता है कि जब इसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो वो लिवर माइक्रोसोम्स जो रहते हैं उनको भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो CYP2 इवन करके एक मशीनरी होती है पूरी, उसको ये एक्टिवेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो रहती है वो ज्यादा फॉर्म होती है। अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ऑलरेडी अपने को पता है कि किस तरह के डैमेजेस कराती है, पैथो में कवर्ड होता है, सेलुलर प्रोटीन्स को डैमेज करेगी, मेम्ब्रेन्स को डैमेज करेगी, माइटोकॉन्ड्रियाज को डैमेज करेगी, राइट। एंड एक चीज तो ये हुई, और दूसरी चीज इसी पाथवे से क्या होता है, जो मिथ्योनिन मेटाबॉलिज्म है, मिथ्योनिन मेटाबॉलिज्म भी आपका इम्पेयर हो गया और अल्कोहल के होने के कारण। और मिथ्योनिन मेटाबॉलिज्म अगर इम्पेयर होता है तो पता है ना कि उससे होमोसिस्टिन जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब होमोसिस्टिन अगर बढ़ता है तो वो क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर स्ट्रेस रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करा देता है, ठीक है। तो दिस विल अगेन कंट्रीब्यूट टू सेल डैमेज, एंड देन उसके बाद में ग्लूटाथियोन लेवल्स कम हो गए। अगर ग्लूटाथियोन लेवल्स कम हो गए तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को जो क्लियर करने वाला मैकेनिज्म है वो भी नहीं है। तो एक तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ज्यादा भी बन रहे हैं, और जो मशीनरी है जो इसको कंट्रोल करने के लिए है, वो भी इम्पेयर हो गई है, वो भी नहीं काम कर पा रही है क्योंकि ग्लूटाथियोन कम है। तो ओवरऑल क्या होता है, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज मीडिएटेड डैमेज है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण मेम्ब्रेन्स एंड प्रोटीन्स आर गेटिंग डैमेज, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया हो गया हमारे पैथोलॉजी का कि क्यों अल्कोहल जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। पहला कोर कॉन्सेप्ट जो स्टीयाटोसिस से रिलेटेड था वो NADH को लेकर था, कि उसने रेडॉक्स पोटेंशियल अल्टर किया था, और उसके बाद में लाइपोजेनेसिस फेवर हुआ था, और लाइपोप्रोटीन असेंबली एंड सिक्रीशन जो था वो इम्पेयर हुआ था। और उसके बाद में हमने देखा जो हेपेटोसाइट इंजरी था उसमें हमारा कोर विलन कौन था, एल्डिहाइड था, और इंक्रीज अमाउंट ऑफ अल्कोहल, जिसके कारण CYP2 इवन पाथवे जो था वो एक्टिवेट हो गया था, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में हम देखेंगे तो स्टियाटोसिस में बहुत सिंपल होता है। एक तो पहली बात तो मैक्रोस्कोपिक फीचर्स देखेंगे तो हमको सॉफ्ट येलो एंड ग्रीसी एंड एनलार्ज देखने को मिलेगा, ठीक है, जो लिवर होता है। एंड जनरली हाँ, जो जोन्स होते हैं जैसे हेपेटोसाइट में क्या होते हैं, जोन्स होते हैं, ये पैथो वाली बात ही हो गई। 3 जोन होते हैं उसमें, जो जोन अंदर की तरफ रहता है वो 3 रहता है, ठीक है, बीच में 2 1, बाहर की तरफ थोड़ा जो रहता है वो 1 रहता है। मतलब यहाँ सेंट्रल वेन है, सेंट्रल वेन के जो पास वाला होता है उसको अपन जोन 3 बोलते हैं, एंड फिर 2 फिर 1। ये 1 जो होता है ये पोर्टल ट्रैक के पास वाला होता है, ठीक है। तो पोर्टल ट्रैक के पास वाला होता है ना। अब सेंट्रल वेन है मतलब जो, मतलब बेसिकली तो सेंटर हो गया ना, ठीक है, सेंट्रल वेन है। तो यहाँ से जब हम बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है, यहाँ से जब हम पोर्टल ट्रैक की तरफ जाते हैं तो डिसीज प्रोग्रेस होता है, तब बाहर का एरिया इन्वॉल्व होता है। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज अपने को पता है कि जो जोन 3 होता है उसमें जो वैस्कुलर सप्लाई होती है वो काफी कम होती है, क्योंकि खुद इमेजिन करो कि यहाँ पे तुम्हारे पोर्टल ट्रैक्ट है, ठीक है। पोर्टल ट्रैक्ट होने के कारण यहाँ पे क्या है, तुम्हारी हेपेटिक आर्टरी है, और साथ में क्या है, पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन है, ठीक है। अब यहाँ बीच में तुम्हारे साइनोसॉइड है, यहाँ सेंट्रल वेन है। अब वेन है तो उसमें क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, और साइनोसाइड्स में तो ठीक है, बीच में एक एरिया है जिसमें ब्लड इधर से इधर फ्लो होता है, ठीक है। अब यहाँ जोन 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ की जो सप्लाई होगी ब्लड सप्लाई वो ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू यहाँ की। तो यहाँ पे जो डैमेज होता है जोन 3 में, ये जल्दी होता है, ठीक है। सबसे पहले जो डैमेज अपने को देखने को मिलेगा वो यहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में अगर अपन आए तो स्टियाटोसिस जो रहता है वो बेसिकली अपने को पहले शुरुआत के फॉर्म में स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिखेगा सेल के अंदर, एंड लेटर ऑन दे विल कोएलेस, मतलब दोनों मिक्स हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, दे विल फॉर्म लार्जर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। एंड जब लार्जर ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो न्यूक्लियस होता है उसको पुश कर देते हैं एक साइड में, ठीक है। उसी उसी के बेसिस पे अपन ये जो वेसिकल्स फॉर्म होते हैं, जो ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं, इसके बेसिस पे हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक माइक्रो वेसिकुलर होता है और एक माइक्रो वेसिकुलर होता है, ठीक है। जब अल्कोहलिक डिसीज की हम बात करते हैं तो उसमें जनरली मैक्रोवेसिकुलर अपने को देखने को मिलता है, और जो एक ही एक्सेप्शन होता है यूजुअली, जो फोमी डिजनरेशन होती हैं जिसमें, ठीक है, उसमें अपने को हो सकता है कि माइक्रोवेसिकुलर देखने को मिले। अब मैंने यही बताया था कि ये जो चेंज होते हैं, ये फैटी चेंजेस जो होते हैं जो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है उसमें देखने को मिलते ही है, और ये रिवर्सिबल होते हैं अगर हम उसको फर्दर कंज्यूम ना करें तो, ठीक है। अब हेपेटाइटिस वाले अगर हम मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे बात करें, मतलब बेसिकली ये पैथो वाला पार्ट में कवर कर रहा हूँ, तो उसमें अपने को क्या देखने को मिलते हैं, बलून हेपेटोसाइट्स देखने को मिलते हैं। बलून हेपेटोसाइट्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसा बलून होता है, बलून में हवा भरी है या मान लो पानी भरा हुआ है, तो बिल्कुल क्लियर आउट साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, और अंदर से पूरा सेल, अपने को पता ही है इतना सारा अल्कोहल
अपन ने पिया है उसके कारण एल्डिहाइड प्रोड्यूस हुआ है, C5H12 रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बेसिकली क्रिएट हुई है, उसके कारण अंदर से सेल ऑर्गन सब डैमेज दिखेंगे। ठीक है, अब उसके कारण क्या होता है, कभी कभार जब साइटोस्केलेटल डैमेज होता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा हुआ है, तो उसको क्लियर करने के लिए ना ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं कि वो इंटरनल डाइजेशन टाइप करने के लिए उसको क्लियर करना होता है बॉडी को। ठीक है, बट वो कभी कभार क्या होता है, क्लियर नहीं कर पाती है, और जब वो क्लियर नहीं कर पाती है तो ये पार्शियली डिग्रेडेड ऐसे सब्सटेंसेस पीछे लेफ्ट आउट हो जाते हैं। ठीक है, उसको कैरेटिन 1 8 और ऐसे करके बहुत सारे फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट टाइप्स होते हैं, यूबिकिनेटेड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, ये जो पार्शियली डिग्रेडेड रहते हैं और वहीं रह जाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, मैलरी हाइलिन बोलते हैं। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है ये मैलरी हाइलिन्स जो रहते हैं। तो ये मैलरी हाइलिन्स जो है वो वहाँ पे पड़े हुए रहते हैं, जो अपने को सेल के अंदर दिखते हैं। और कुछ ऐसे भी बलून हेपेटोसाइट्स होते हैं जिसमें मैलरी हाइलिन हमको देखने को नहीं मिलेंगे, उसमें बेसिकली सिर्फ फैट ड्रॉपलेट्स तुमको देखने को मिल रहे हैं कि भाई क्लियर्ड आउट साइटोप्लाज्म है। ठीक है, इंजर्ड सेल अपने को थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनल्स वगैरह डैमेज है, किसी किसी में तुम्हें मैलरी हाइलिन मिलेंगे, जो कि बेसिकली पार्शियली डिग्रेडेड यूबिक्विनेटेड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, जो कि साइटोस्केलेटल जब डैमेज हुआ था तब बने थे, जब वो इफेक्टिवली क्लियर आउट नहीं हुआ, और किसी किसी में से फैट ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, बट ये बलून आउट हेपेटोसाइट्स जो होते हैं ना, दे आर नॉट स्पेसिफिक फॉर डायग्नोसिस बट एसेंशियल फॉर डायग्नोसिस। इसका मतलब कि जिसने अल्कोहल कंज्यूम करी, जिसमें हेपेटाइटिस हुआ है, उसमें बलून जो हेपेटोसाइट्स है वो देखने को तो मिलेंगे, बट जरूरी नहीं है अगर हमको हिस्टोलॉजी में बलून हेपेटोसाइट्स देखने को मिल रहे हैं तो कॉज अल्कोहलिक लिवर डिसीज ही हो, बिकॉज वो नैश वगैरह में भी देखने को मिलता है। ये नॉन अल्कोहलिक लिवर डिसीज में भी अपने को देखने को मिलता है, तो उसमें अपने को सोचने की जरूरत नहीं है कि नेसेसरीली अल्कोहल ही है। ठीक है, बट असेंशियल है, ये इंपॉर्टेंट है कि असेंशियल है, अल्कोहलिक लिवर डिसीज है तो ये चीजें देखने को मिलेंगी। इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस अगर हम देखें तो जनरली इसको हम क्लोजली डिफरेंशिएट करते हैं नैश से। ठीक है, नैश जो होता है वो नॉन अल्कोहलिक स्टीआटोहेपेटाइटिस होता है बेसिकली। तो उसमें जनरली क्या होता है कि इधर जो होता है, इधर जो इन्फ्लेमेशन वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होता है अल्कोहलिक लिवर डिसीज में। यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स अपने को ज्यादा देखने को मिलेंगे, नेक्रोसिस शुरुआत में स्पॉटी रहता है, बाद में इवन इट कैन बिकम कॉन्फिडेंट। तो नेक्रोसिस वाला पार्ट, इन्फ्लेमेशन वाला पार्ट, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन वाला पार्ट, ये सब ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू व्हेन वी गो इनटू द नैश, बिकॉज नैश जो होता है इट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ क्या बोलना चाहिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब वो ओबेसिटी और वो वाला पार्ट आ जाता है। तो ऐसे इमेजिन करना कि जो मोटे में हो रहा है उसमें मोटे चेंजेस ज्यादा देखने को मिलेंगे, मतलब उसमें फैटी चेंजेस ज्यादा रहता है, उसमें स्टियाटोसिस का जो एक्सटेंट होता है वो ज्यादा होता है, बट यहाँ पे इन्फ्लेमेशन का जो एक्सटेंट होता है वो ज्यादा होता है। दैट इज द ओनली वे टू डिफरेंशिएट इट, अदरवाइज हिस्टोलॉजिकली देखोगे तो अल्कोहलिक और नैश को डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल जॉब है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, पेरीवेन्युलर या फिर पेरीसेलुलर फाइब्रोसिस। ये जोन 3 में स्टार्ट होता है, मैंने बताया क्यों वहाँ पे पहले स्टार्ट होगा। ठीक है, पुअर ब्लड सप्लाई, इन्फ्लेमेशन जल्दी होगा वहाँ पे, है ना, डिस्ट्रक्शन पहले होगा वहाँ पे, और इवेंचुअली क्या होता है, इट कैन मूव ऑन टू द पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस, एंड जब बीच में भी फाइब्रोसिस हो जाता है तो उसको ब्रिजिंग फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो पहले पेरी सेंट्रल होगा, फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं पेरीसेलुलर होगा, सॉरी पेरीवेल्युलर होगा, या फिर उसके बाद में पेरीपोर्टल होगा, एंड फिर उसके बाद में बीच में ब्रिजिंग फाइब्रोसिस भी हो सकता है। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस डेवलप हो जाएगा। जब जोन 3 में होता है तो ट्राइकोम स्टेनिंग के थ्रू अपन जब उसको देखते हैं तो अपने को चिकन वायर अपीयरेंस देखने को मिलती है, दैट इज इनिशियली ओनली। ठीक है, बट लेटर ऑन डिफ्यूज फाइब्रोसिस अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, अर्ली स्कारिंग तक भी रिवर्सिबल होता है अगर एब्सटिनेंस कर लिए, मतलब भगवान ने बहुत मौके दिए होते हैं कि आप कभी भी अल्कोहल छोड़ के बच सकते हैं, बट लोग बहुत बार नहीं बचना चाहते हैं। अब अपन आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकल फीचर्स जो रहता है उसमें ये रहता है कि स्टियाटोसिस में जनरली डिस्कम्फर्ट वगैरह रहेगा थोड़ा बहुत, हेपेटोमेगली हो सकती है बिकॉज अल्टीमेटली हेपेटोसाइट जो रहे वो फूल रहे हैं। ठीक है, फैट एक्यूमुलेशन हो रहा है तो हेपेटोमेगली रहेगी। टेंडरनेस आई वुड नॉट से, बिकॉज अभी तक इन्फ्लेमेशन नहीं हुई है, इट इज जस्ट क्या बोलते हैं एक्सपांड हो रहा है। पेन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बिकॉज क्या होता है जब लिवर एक्सपांड हो जाए तो अंदर की कैप्सूल को स्ट्रेच करता है, कैप्सूल को स्ट्रेच करता है तो अगेन इट कैन लीड टू पेन ऑल्सो। ठीक है, बट टेंडरनेस इज द प्लस माइनस। जब वो इन्फ्लेमेशन होती है, जब हेपेटाइटिस की बात करेंगे तब टेंडरनेस इज अ मस्ट, मतलब प्रेजेंट होती ही होती है। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा, टेंडरनेस होगी। ठीक है, स्प्लीनोमेगेली भी अपने को मिल सकती है, प्रॉक्सिमल मसल वेस्टिंग रहती है। बायोकेमिकल चेंजेस जो होते हैं ये थोड़ा सा जब हम एएसटी एलटी के लेवल पे बात करेंगे तो और समझ में आएगा, बट बेसिक आइडिया ये रहता है कि ये जो ट्रांस अमाइनेज रहते हैं ये रिलीज होते हैं जब हेपेटोसाइट्स डैमेज होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम हेपेटाइटिस वाले फेज में रहेंगे तो एएसटी एलटी हमको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब जितने ज्यादा हेपेटोसाइट डैमेज होंगे उतने ज्यादा ये ट्रांस अमाइनेज जो रहेंगे सर्कुलेशन में रिलीज करेंगे, तो इनका अमाउंट जो रहेगा वो 2 to 7 टाइम्स ऑफ नॉर्मल रहेगा, बट यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं रहेगा। अगर हम इसका यूएसजी सीटी स्कैन देखेंगे तो यहाँ हमको सिर्फ एकोजेनेसिटी में इंक्रीज मिलेगा या लो डेंसिटी लिवर जो रहेगा वो मिलेगा, है ना, ये सब चीजें रहेंगी। बाकी पेरीवेन्युलर सेल्स में फैट एक्यूमुलेशन दिखेगा, वो दैट इज बायोप्सी। ठीक है, बायोप्सी बट इस लेवल पे कोई करता नहीं है ना। बाकी बायोकेमिकली अगर अपन बात करें हेपेटाइटिस में तो इसमें एएसटी काफी बढ़ावा मिलेगा, बिलिरुबिन बढ़ावा मिलेगा, एल्ब्यूमिन कम मिलेगा, हेमेटोलॉजिकल अगर हम चेक करेंगे तो पीटी बढ़ा रहेगा, बिकॉज अगेन कोगुलेटिव फैक्टर्स जो हैं वो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, ल्यूकोसाइटोसिस क्योंकि इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, बायोप्सी में बलूनिंग, डीजनरेशन, ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन, मैलरी बॉडी, ये सब देखने को मिलेगा, ऑलरेडी देख चुके हैं। ट्रीटमेंट यही होता है कि यार अगर सियाटोसिस के लेवल पे हो तो अल्कोहल रोक दो, न्यूट्रिशनल सपोर्ट ले लो, थोड़ा ढंग के न्यूट्रिशन लो, बिकॉज क्या होता है अल्कोहलिक पेशेंट्स में विटामिन डिफिशियंसीज, मल्टीपल न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज भी बहुत कॉमन होती है, बिकॉज अल्कोहलिक वाले लोग जो होते हैं उनको भूख कम लगती है, दे टेक मतलब इम्प्रॉपर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है उनमें। ठीक है, देन उसके बाद में अल्कोहल को अगर हम स्टॉप कर दें, न्यूट्रिशनल सपोर्ट कर दें, तो वो हेपेटाइटिस के लेवल पे इनफ नहीं होता है, कभी कभार इन्फ्लेमेशन काफी ज्यादा होती है तो हम लोग को कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने पड़ते हैं, पेंटॉक्सिफाइन देना पड़ता है।
सीवियर अगर केसेस हो गए हैं तो और फ्री रेडिकल्स को क्लियर करना है तो एसिटाइलसिस्टीन भी देना पड़ता है। ठीक है। पेंटॉक्सीफाइलिन एक बहुत अमेजिंग ड्रग है, ठीक है, जो इसमें काम आता है, जो कि नॉन फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर होता है, टीएनएफ को इनहिबिट करने का, एंटी फाइब्रोजेनिक होता है। तो काफी अच्छा ड्रग होता है जो कि सीवियर केसेस में हम यूजुअली यूज करते हैं, बट यहाँ तक भी चीजें ठीक है। बट सिरोसिस अगर आ गया, ठीक है, सिरोसिस के लेवल पे अगर पहुंच गया, इनिशियली वो माइक्रोनोड्यूलर होता है बट लेटर ऑन इट कैन बी मैक्रोनोड्यूलर, मिक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चीजें बहुत ज्यादा खराब होने लगती हैं। और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो रहता है वो मैक्रोनोड्यूलर सिरोसिस के अंदर चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, एचसीसी डेवलप होने के, तो उसके बाद में दिख सकता है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल। अब सिरोसिस को एक सेपरेट हेडिंग के अंदर कवर किया जाएगा।